हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, स्व उत्प्रेरण पढ़ेंगे, उसके बाद स्व उत्प्रेरकत्व पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका सोलेनॉइड परिनालिका में देखेंगे स्व उत्प्रेरकत्व, और उसके साथ साथ वृत्ताकार जो चकती होती है, वृत्ताकार, ठीक है, उसमें स्व उत्प्रेरकत्व देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। ठीक है, हैप्पी वाला मॉर्निंग सबको। अब आप लोग कितना टाइम देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, मैं भी मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, सपोज कि एक हमारा ये एक कुंडली है, ठीक है, कुंडली है या परिनालिका है। सीधा सीधा मैं परिनालिका लेता हूं क्योंकि इसी का मैं भी आपको प्रायोगिक प्रदर्शन दिखाऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको स्व उत्प्रेरकत्व क्या है, स्व उत्प्रेरण क्या है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इस पे हमने क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ जो है तारों की संख्या, जो है फेरों की संख्या लपेट दिए कुछ इस प्रकार, और इनके मध्य में एक हम लगा देंगे बैटरी। क्या लगा देंगे? बैटरी। कुछ इस प्रकार बैटरी लगा दिए, और एक इसके मध्य में धारा प्रतिरोधक, ठीक है, RH, और एक लगा देंगे हम लोग क्या चीज, कुंजी के, इस प्रकार। और इसी के साथ साथ एक मैं प्रायोगिक जो प्रदर्शन के लिए मैं बना रहा हूं अभी इसका, हालांकि अभी थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, लेकिन जब प्रायोगिक प्रदर्शन देखेंगे तो ये चीज जो है बनेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार होता क्या है एक्चुअल में, ये सुनिए पहले, इसको मत जाइएगा। ठीक है, क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, स्व उत्प्रेरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो आज हमारा क्लास जो रहेगा वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इसी का अनुप्रयोग देखेंगे। कुछ IMP अनुप्रयोग भी है, जिसकी मैं आपने परिनालिका बताया वो आता भी है। ठीक है, तो सुनिए क्या होता है एक्चुअल में, जब हम किसी परिनालिका या कुंडली में एकाएक धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आप सबको जैसे कि पता है, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जा करके इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसमें हम लेंज का नियम, फैराडे का नियम, फैराडे का प्रयोग, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जब विद्युत धारा बैटरी की सहायता से जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, मतलब दबाते हैं, प्लग को लगाते हैं, तो एकाएक धारा प्रवाहित होने के कारण इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक परिवर्तन होता है। फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा बहने लगती है, और लेंज के नियम के अनुसार इस प्रेरित धारा की दिशा उस मुख्य धारा की, याद रखिएगा हमने मुख्य धारा प्रवाहित किया, उसके कारण प्रेरित के कारण प्रेरण, तो प्रेरण के कारण एक और धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, और उस प्रेरित धारा की दिशा उस मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। किसके नियम से? लेंज के नियम से। क्यों विपरीत होती है? तो प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? तो उस कारण का विरोध करती है, इसलिए हमारा जो प्रेरित धारा की दिशा है वह मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। अब जब हम क्या करते हैं, इस प्लग को हटाते हैं, मतलब इसको बंद करते हैं, तो स्विच को ऑफ करने पर मुख्य धारा एकाएक बंद होता है, एकाएक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जिसके कारण विद्युत फ्लक्स में भी एकाएक कमी आती है। फलस्वरूप प्रेरित धारा उसी की दिशा में बहने लगता है। किसकी दिशा में? मुख्य धारा की दिशा में बहने लगता है। अब ये कैसे हुआ मुख्य धारा? तो भाई वो उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, समझ में आ रहा है? अब वो खत्म हो रहा है तो उस कारण का विरोध करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले ध्यान रखिएगा, प्रेरित विद्युत धारा जब हम प्लग को लगाते हैं तो क्या, जब प्रेरित धारा मुख्य धारा बहती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप प्रेरित धारा मुख्य धारा का विपरीत दिशा में बहती है ताकि उसका विरोध कर सके,
और जब हम प्लग को हटाते हैं तो एकाएक मुख्य धारा फिर से कम होती है, तो विद्युत फ्लक्स भी कम होता है। तो वो जो प्रेरित धारा है वह इसी दिशा में बहने लगती है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं। जब किसी कुंडली के धारा में, जब किसी कुंडली में बहने वाले धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। हम यहां दो कुंडली नहीं ले रहे, जैसे कि फैराडे ने सबसे पहले प्रयोग किया था। दो कुंडली नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा। ना तो चुंबक ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कुंडली लिए हैं। और एक ही कुंडली में जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप उस कुंडली में एक अन्य धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्व उत्प्रेरण, स्वयं से उत्प्रेरित होना। ठीक है, स्वयं से। हम ना तो इसके पास अन्य चुंबक ला रहे हैं जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, न ही अन्य कुंडली ला रहे हैं, प्राथमिक द्वितीय कुंडली, कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। और नोट में लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि इसमें जो प्रारंभ में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत होता है, किंतु जैसे ही धारा को, मुख्य धारा को बंद किया जाता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के अनुदिश कार्य करता है या उसी दिशा में बहती है। समझ में आ गया? तो इतना आपको लिखना है। इसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। खत्म। ठीक है, अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका प्रायोगिक प्रदर्शन। देखिएगा, थोड़ा सुनना है, ये आता वाता नहीं है, ठीक है, लेकिन सुनिएगा प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे करना है। आपको जानकारी है, ठीक है। प्रायोगिक प्रदर्शन क्या है सुनिए। प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए हम एक काम करते हैं, चित्र में दिए हुए उपकरण की व्यवस्था करते हैं, जिसमें एल एक कुंडली होती है जिसे नर्म लोहे के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक विद्युत वाहक बल एक बैटरी ई, इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी ई, एक आपका धारा नियंत्रक परिवर्तित प्रतिरोध RH एवं एक दाब कुंजी के जोड़ देते हैं। इसके साथ में इसके समांतर क्रम में, समांतर क्रम में एक बल्ब B जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका उपकरण का वर्णन। अब देखिएगा इसकी व्याख्या क्या करना है। व्याख्या कैसे करना है सुनिए। व्याख्या, जब दाब कुंजी को लगाया जाता है अर्थात ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन किया जाता है, तो प्रारंभ में जो बल्ब है वह धीमी गति से धीमा जलता है। ठीक है, मंद जलता है। जब दाब कुंजी को जोड़ा जाता है तो ये जो बल्ब है वो मंद प्रकाश से जलता है। कुछ समय पश्चात जब इस प्लग को हटाया जाता है तो वह बल्ब एकाएक तीव्र प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। ठीक है, अब इसका कारण सुनिए, निष्कर्ष भी सुनिए और इसी में व्याख्या सुनिए क्या है। वास्तव में जब कुंजी को दबाया जाता है अर्थात प्लग को ऑन किया जाता है तो इसमें मुख्य धारा बहने लगती है, और मुख्य धारा बहने के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वह प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण डियर स्टूडेंट ये क्या होता है, मंद गति से जलता है, मंद गति से जलता है। अब जब मुख्य धारा को बंद कर दिया जाता है, स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, तो ये जो है, ये विपरीत जो आपका जो प्रेरित धारा है वह उसी की दिशा में बहने लगता है। तो जब
मुख्य धारा भी उसी दिशा में बह रही है बंद करने वक्त, और प्रेरित धारा भी उसी दिशा में बहती है, तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन ये तीव्रता के साथ जलता है, बहुत तीव्रता के साथ जलता है। समझ में आ रहा है? तो यह है इसकी व्याख्या, प्रायोगिक प्रदर्शन। अब आप सबको पता होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अचानक से स्विच को ऑफ करते हैं, अचानक से स्विच को ऑफ करते हैं, तो बल्ब तीव्र प्रकाश से जलकर बुझ जाता है, मतलब फ्यूज हो जाता है सीधे सीधा। आजकल तो एलईडी लाइट का जमाना आ गया है, सीएफएल का जमाना आ गया है। पहले जो बल्ब आया करता था, ठीक है, जो कांच वाली बल्ब आया करती थी, बजाज वगैरह का कंपनी का आया करता था, पीला वाला, समझ रहे हो, वो उसमें आपको आसानी से देखने को मिल जाता था कि जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते थे ना, वो तीव्र प्रकाश से जलता और फिर फ्यूज हो जाता। बहुत परेशानी होती थी फ्यूज होने का, बहुत। आजकल तो 2-2 साल का वारंटी आ रहा है, ठीक है। पहले फ्यूज होने से बहुत परेशान होते थे लोग, ठीक है जी। तो उसका रीज़न क्या था? यही रीज़न था, यही कंसेप्ट था कि उसमें जब एकाएक बंद किया जाता है तो मुख्य धारा की दिशा में ही, अब मुख्य धारा वापस आती है तो उसकी दिशा में ही हमारा प्रेरित धारा भी बह जाता है, जिसके कारण अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, फलस्वरूप ये तीव्रता से जलती है, फिर इतना तीव्रता से जल जाती है कि फिर वो जली जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका किस चीज का? स्व उत्प्रेरण का। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ अनुप्रयोग। सॉरी यार, इसका फॉर्मूला व्यंजक। स्व उत्प्रेरकत्व या स्व उत्प्रेरक गुणांक। चलो भैया, उस स्व उत्प्रेरक परिभाषा समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका व्यंजक वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले एक चीज देखते हैं, फ्लक्स बंधता या फ्लक्स बंधता की संख्या। तो फ्लक्स बंधता की संख्या क्या होती है? यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो एवं उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb हो, यदि फेरों की संख्या n हो एवं फ्लक्स आपका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb में परिवर्तन φb हो, तो nb को हम उस कुंडली का n φb को उस कुंडली का फ्लक्स बंधता की संख्या कहते हैं, फ्लक्स बंधता की संख्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, छोटा सा है, संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्व उत्प्रेरकत्व की परिभाषा। तो स्व उत्प्रेरकत्व के प्रथम परिभाषा के अनुसार किसी कुंडली की फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। पूरा लिख लीजिए इसको, n φb इज प्रोपोर्शनल टू I, यही है, ठीक है। तो इसको जब डियर स्टूडेंट हम प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो ये लग जाता है Li। क्या लग जाता है? Li, जहां L एक नियतांक है जिसे स्व उत्प्रेरक गुणांक कहते हैं, स्व उत्प्रेरक गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक गुणांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? एल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक गुणांक कहते हैं। यदि n इज इक्वल टू एकांक एवं I इज इक्वल टू एकांक, तब के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये I इक्वल टू एकांक कर दो, मतलब धारा प्रवाहित धारा एकांक हो, तब के केस में क्या हो जाता है हमारा? φb इज इक्वल टू हो जाता है L। अर्थात इसको ऐसा परिभाषित और कर सकते हो आप, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या एकांक हो और उसमें प्रवाहित धारा एकांक हो, तो उसमें उसका स्व उत्प्रेरक गुणांक उसमें फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होता है, उस कुंडली के बद्ध फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होता है। ये एक सेकंड परिभाषा है। तो ये होता है हमारा क्या चीज, जिसको याद रखिएगा, एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरकत्व गुणांक या स्व उत्प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या चीज, फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के द्वितीय नियम से तो आप सबको पता होगा द्वितीय नियम से क्या है। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है जी? यदि किसी कुंडली में आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में
प्रवाहित उस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग विद्युत वाहक बल माइनस डी फाई बाई डी टी, ये चीज मैं आपको पहले ही सेकंड पार्ट में पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं। अब यदि यहाँ फेरों की संख्या n है तो आपको n भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो यार इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको अगर फेरों की संख्या n है तो यहाँ n भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग माइनस n फाई डी फाई बी, ये मैं पढ़ा चुका हूं यार आपको अच्छे से, है ना, डी टी। अब भी हमने देखा क्या आया था, बता दीजिए मुझे। n, बोल दो भाई जल्दी से बोल दो, क्या आया था, n फाई बी इज इक्वल टू एल आई, आया है कि नहीं आया है। अब इधर देखिए सब लोग, E इज इक्वल टू, ये फैराडे के नियम से है, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है। और यहाँ पे जो आया था आपका, मत दो यार, जो देख लीजिए इधर देख लीजिए, आप लोग जिसको देना होगा दे दीजिए। तो माइनस डी फाई बी एन डिवाइडेड बाई डी टी मैं लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है उसको अंदर बाहर कर सकते हो आप, माइनस इस पूरे के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एल आई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, एल आई बाई डी टी। अब एल क्या है, एक नियतांक है, तो नियतांक कभी भी जो है नियतांक का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना तो इंटीग्रेशन होता है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए, माइनस एल और डी आई बाई डी टी हो गया, डी आई बाई डी टी। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या चीज कि ये जो डी आई बाई डी टी है, ठीक है, डी आई बाई डी टी है, वह एक्चुअल में है क्या, यह है आपका धारा परिवर्तन की दर। यदि धारा परिवर्तन की दर, यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, क्या हो, एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, तो E इज इक्वल टू हो जाता है आपका L। आप बोलोगे सर माइनस कहां चला गया, माइनस इस बात का द्योतक है कि, माइनस चिन्ह इस बात का द्योतक है कि यदि हम किसी कुंडली में I मुख्य धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उस मुख्य धारा का विरोध करता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मुख्य धारा का विरोध करता है, ये इस बात का द्योतक है जी। तो अगर मैं इसको एकांक मान लेता हूं और माइनस चिन्ह को हटा देता हूं तो इससे यह पता चलता है हमें कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि उसमें प्रवाहित धारा क्या हो, प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं चलिए इसका अनुप्रयोग, यहां से हमारा मेन टॉपिक चालू हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया है और महत्वपूर्ण भी है। क्या चीज, एक लंबी परिनालिका का सोलेनॉइड ना, परिनालिका का स्व उत्प्रेरकत्व बहुत सरल है, छोटा है और आता भी है, 3 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखेंगे अब तो पैटर्न सब इधर उधर हो रहा है यार, ठीक है ना। जब से कोरोना काल आया है तो कुछ चीज़ें बदल दी गई है, ठीक है। सिलेबस कम डिक्रीज कर दिया गया है, नंबर्स डिक्रीज कर दिए गए हैं, ब्लूप्रिंट्स थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वो वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर वो सेम सब कुछ प्रोसीजर सही हो जाएंगे सब के सब, ठीक है। चलिए इसके लिए देखते हैं, एक हम परिनालिका निर्मित करते हैं, बनाते हैं भाई। सपोज करते हैं ये एक परिनालिका है जिसकी लंबाई L है, आप ऐसा लिखेंगे ना, माना कि एक L लंबाई की परिनालिका है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे कुछ और बनाना है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, आप ऐसा बना दीजिए बाहर में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एवं जिसमें फेरों की संख्या N है, कैपिटल N है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, N है, कुछ इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, इतना चीज समझ में आ गया। माना कि एक L लंबाई का
परिणालिका है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है एवं जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। पूरा टोटल नंबर ऑफ फेरों की संख्या क्या है? कैपिटल N है। अतः प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कुछ ऐसा। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, मैं बोल रहा हूं प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक, एकांक का जब भी आता है ना तो एकांक लंबाई तो l नीचे रखो। मैं चीज एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताया हूं आपको, जब आप चैप्टर 1-2 देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में, एक लंबाई में एकांक लंबाई ले लिया मैं यहां, तो इसमें फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? n/l हो जाएगी यार। हाँ, इस चीज को समझिए आप लोग। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? n इज टू कैपिटल N/n। ठीक है, अब इधर देखिए, यदि परिणालिका में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः आप सबको पता होगा B इज इक्वल टू परिणालिका के लिए अध्याय 4, ठीक है, म्यू नॉट N/I, ये फॉर्मूला है किसी परिणालिका के लिए, सोलोनाइट के लिए। तो इक्वेशन 1 से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहां देख लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मत दो, तो यहां से हम कर देंगे B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, N के जगह में रख देंगे कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, और ये हो जाएगा I। समझ में आ रहा है? इतना चीज समझ में आ गया आपको? अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है पूरा? इतना दूर तक सबको समझ में आ गया? यदि सुनिए, यदि इस परिणालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या से अधिक है तो उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? 5B दैट इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है कि नहीं होता है? तो ये BA हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 5B बराबर लिख सकते हैं। देखिए B का वैल्यू क्या रख देंगे? म्यू नॉट NIA बाई L। ये A इधर आ गया, समझ में आ गया सबको? अच्छे से क्लियर है भाई? अब देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब चित्र बनाएंगे, लेकिन ना जब स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली चित्र बनाएंगे। ओके, दैट्स क्लियर। एवं स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, आप सबको पता है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से हम सब जानते हैं क्या? N/B इज इक्वल टू Li। अरे भैया, इज प्रोपोर्शनल टू I है कि नहीं? है कि नहीं है? तो इसको जब हटाते हो तो क्या लगता है? स्वप्रेरकत्व गुणांक, स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व लग जाता है। तो इस वैल्यू को देख लीजिए आप लोग और इसको रख दीजिए भैया, रख दीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए? तो बोलिए जल्दी से बोलिए। NB का वैल्यू रख देंगे हम लोग, B का वैल्यू रख दो, तो N, कहीं पे गलती हो रही है लग रहा है यार। हमें L का वैल्यू निकालना है डियर, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा N5B बाई I होगा। तो L इज इक्वल टू, ठीक है रहने दीजिए, L 5B का वैल्यू क्या बता दीजिए? म्यू नॉट NIA डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो I से I कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा L जो है स्वप्रेरकत्व गुणांक का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A। तो L कहाँ चला गया? एक्चुअल में I नहीं है जी, वो L है, गलती कर रहा था मैं। यहां I रहेगा, लेकिन N के प्लेस पे N के 5B का वैल्यू देखिए, 5B का वैल्यू जब रखेंगे तो L भी तो रखना पड़ेगा, हमें L भी तो रखना पड़ेगा, है ना। I से I कैंसल आउट हो गया, लेकिन L बचा हुआ है, तो ये L हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ओके ना। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या है, किसी परिणालिका के लिए इसका SI मात्रक जो होता है डियर स्टूडेंट, SI मात्रक वो होता है हमारा हेनरी। क्या होता है? याद रखिएगा, हेनरी। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये सब काम आएंगे, ठीक है। तो इसका SI मात्रक होता है हेनरी। अब देखिए L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट
L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, L इज प्रोपोर्शनल टू A और R, वेयर R इज रेडियस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। L इज अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। मतलब ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो लंबाई को बढ़ाओगे तो उसका स्वप्रेरकत्व कम हो जाएगा, लिखना है आपको, शब्दों में लिखना है, इसको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। उसकी त्रिज्या को बढ़ाने से, त्रिज्या बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अरे भैया ये देखिए आप, ये इस प्रकार हमारा सोलेनोइड है, ठीक है। तो मैं इसको सामने से देखता हूं तो इसकी त्रिज्या कम है, तो इसलिए इसकी क्षेत्रफल कम है। त्रिज्या को बढ़ा दो तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो त्रिज्या बढ़ाने से उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या को बढ़ा दो तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। म्यू नॉट क्या है, यदि इसको चुंबकत्व की दृष्टि से देखें तो ये जो है निर्वात या वायु की विद्युत चुंबकशीलता है, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाता है हमारा परिनालिका के लिए स्वप्रेरक। अब देखते हैं समतल वृत्ताकार। क्या देखेंगे हम लोग, समतल वृत्ताकार कुंडली, जिसको हम लोग चकती भी कहते हैं, चकती के लिए स्वप्रेरकत्व, क्या चीज, स्वप्रेरकत्व। तो इसको कैसे निकालना है ये देखिए, एकदम इजी है यार, ठीक है। मान लो एक मैं समतल वृत्ताकार चकती या कुंडली लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार, और इसमें इसकी जो त्रिज्या है डियर स्टूडेंट वो है r, स्मॉल r, एवं इसमें फेरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो है हमारा क्या चीज, n, स्मॉल n या कैपिटल n आप ले सकते हैं। और इसमें हमने कुछ इस प्रकार से क्या कर दिया, एक बैटरी फिट कर दी, एक परिवर्तित प्रतिरोध फिट कर दिया और एक कुंजी फिट कर दिया, ठीक है। तो आप उसको मत जाइए, ज्यादा चित्र को अच्छे से बना सकते हो आप लोग, ठीक है। सुनिए मेरी बात को, माना कि r त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल n है, कैपिटल n है, और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाई 2 इंटू NI/R। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, सर आप कहाँ से लेके आ जाते हो, कहीं से नहीं लाया हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। आप अध्याय 4 में जाइए, इन सब चीज़ों को मैं पढ़ा के रखा हूँ। और क्लास 12 का फिजिक्स का यही प्रॉब्लम है, टफ नहीं है, 11 से भी इजी है, समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम यही है कि इसमें आपको कंटिन्यूसली पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, समझ में आ रहा है। अगर एक चैप्टर को छोड़ के आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आता, क्योंकि ये सब के सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब तक आप आवेश को नहीं जानोगे, समझ में आ रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 को पढ़े बिना नहीं समझ में आता, रट्टा मारना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको, ठीक है। 4 को 5 को पढ़ना पड़ता है तब 4 समझ में आता है, 7 को 6 को पढ़ने के लिए उनको सबको पढ़ना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। तो ये आया है आपके अध्याय 4 से, जहां वृत्ताकार कुंडली पढ़े थे हम लोग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वहां से आया है ये, ठीक है। वो इससे पहले जो मैं पढ़ाया था परिनालिका, उसमें भी वही है कैसे है। अब देखिए NI/R इक्वेशन 1, किंतु बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फाई बी इज इक्वल टू बी ए, होता है कि नहीं होता है। तो बी ए का जब वैल्यू बी का वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 2 NI/R, ठीक है, NI/R इंटू ए, और ए क्या है, उस वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, होता है कि नहीं। अगर त्रिज्या r है तो r स्क्वायर होगा, a है तो a स्क्वायर होगा यार। तो ये आ गया है ना। अब स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से आप सबको पता है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से हम सब जानते हैं क्या, N∅B इज इक्वल टू Li, सबको पता है कि नहीं है। तो हमको L का वैल्यू निकालना है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा N∅B डिवाइडेड बाई I, क्योंकि मुझे स्वप्रेरकत्व गुणांक की व्यंजक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रख दीजिए वैल्यू N डिवाइडेड बाई I, और phi B का वैल्यू क्या चीज़ है बता दीजिए जल्दी से,
म्यू नॉट बाई 2 NI डिवाइडेड बाई R, और हम उसकी जगह में रख देते पाई R स्क्वायर। रख दे, क्या ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कुछ चीज़ें कट जाएंगी, I से I कैंसिल आउट हो गया, R से एक R कैंसिल आउट हो गया, तो L इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 N स्क्वायर R डिवाइडेड एंड पाई डिवाइडेड बाई, बस इतना ही तो है यार, ये तो कट चुका है, ये कट चुका है, 2 बस बचा नीचे में, म्यू नॉट N मल्टीप्लाई N स्क्वायर R पाई, इतना ही तो बचेगा ना। और इसका मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? हेनरी। ठीक है, हेनरी। अब देखिए किस किस चीज पर ये डिपेंडेंट है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या डिपेंडेंट है। L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, आप म्यू के जगह में क्या रख सकते हो? म्यू की जगह में क्या रख सकते हो? म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू होता है आपका म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो नहीं सॉरी म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू आर। तो म्यू नॉट बराबर आप म्यू आर भी रख सकते हैं। और ये सब क्या चीजें हैं ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, और कुछ मत करना। म्यू बराबर ये लिख देना आप, यह कुंडली के अंदर, उसमें परिनालिका था, कुंडली था, है ना, तो परिनालिका के अंदर या कुंडली के अंदर भरे पदार्थ की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। एल जो है उस कुंडली के अंदर या परिनालिका के अंदर भरे पदार्थ के चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। चूंकि नर्म लोहे की चुंबकशीलता, यदि नर्म लोहे का यूज करते हो, जिसकी हमने परिनालिका में नर्म लोहे का यूज किया था, तो नर्म लोहे का चुंबकशीलता अधिक होता है, इसलिए प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अधिक होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। आर क्रॉस सेक्शन एरिया और एरिया ऑफ दैट सर्क्यूलर डिस्क, तो उस सर्कुलर डिस्क का यदि एरिया अगर रेडियस ज़्यादा है तो आपका स्वप्रेरकत्व भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने चीज़ों पर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका जो है क्या चीज़ छोटा सा हमारा और बच गया, वो है जिस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसी प्रकार इनका भी संयोजन होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, एक और टॉपिक है कुंडली में संचित ऊर्जा। कुंडली में संचित ऊर्जा, तो ये कैसे संचित ऊर्जा, देखिए इसके लिए व्यंजक निकालना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी सुनो क्या चीज़ है इसका, किस्सा कहानी। एक्चुअल में होता क्या है डियर स्टूडेंट, सुनिए। जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो एकाएक वो जो है अपने पिक वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता, मतलब स्थायी मान पे नहीं पहुंच जाता। जिसके आपके घर में ही प्रवाहित हो रही है ना, तो एकाएक वो 5 एम्पियर से प्रवाहित नहीं होता है, उसको कुछ समय लगता है वहां तक स्थायी मान तक पहुंचने में। ठीक है, तो चेंज होता है, धारा के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो किसी बैटरी की सहायता से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा को स्थायी मान तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके बद्धचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उस धारा की स्थायी मान तक पहुंचने में उसका विरोध करती है, विरोध करती है, लेंज के नियम से विरोध करती है, और इस विरोध करने में उसको कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इतना थ्योरी लिखिएगा। माना कि बैटरी द्वारा डी क्यू आवेश को, एकांक डी क्यू आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या है? dw है। तो dw इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं आपको पता चल जाएगा, dq। कहां से लिखा मैं बताऊं आपको, ये देखिए विद्युत वाहक विभव की परिभाषा क्या है? एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा? v क्यों आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां भैया विभव नहीं है, विद्युत वाहक बल है बैटरी का, तो विद्युत वाहक बल को हम लोग अभी क्या किससे शो कर रहे हैं? इस ई से या एप्सिलॉन जैसे साइन से शो कर रहे हैं। साइन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे हम शो कर रहे हैं। अब ये माइनस क्यों है? क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो उसके विपरीत कार्य कर रहा है।
जिधर आवेश चल रही है, जिसके कारण धारा बह रही है, तो धारा की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1, इतना चीज आपको समझ में आ गया। किंतु फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है बता दीजिए। फैराडे के द्वितीय नियम से E इज इक्वल टू डी एन डी फाई बाई डी टी। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है तब की केस में होता है कि नहीं होता है जी। तो एन ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, और एन डी फाई के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं बता दीजिए मुझे। एन डी फाई के जगह में क्या रख सकते हैं भाई? अरे भैया एन फाइव बी इज इक्वल टू एल आई, होता है कि नहीं होता है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से। तो मैं एल आई रख दूंगा, तो मतलब ये हो जाएगा एल और डी, और सबको पता है माइनस होता है यहाँ फैराडे के नियम से, तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या हुआ नहीं समझ में आया? फैराडे के नियम से जानते हो, वेरी गुड। ये क्या है? फ्लक्स बंधता की संख्या है। फ्लक्स बंधता की संख्या ये है हमारा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से। तो मैंने क्या किया, एन डी फाई के जगह में क्या रख दिया मैंने? एल डी आई रख दिया जी। ठीक है, एल डी आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है इसलिए डी आई रखा हूं। एल आई बस क्यों नहीं रखा? क्योंकि आई कांस्टेंट नहीं है। मैं क्या बताया आपको, वो शून्य से लेकर अपने स्थायी मान तक बढ़ता है। ठीक है, स्थायी मान तक, तो इसलिए इसके मान में परिवर्तन हो रहा है। चीजों को समझा करो कुछ कुछ चीजों को आप लोग। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। इतना चीज कंसेप्ट क्लियर है? अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए 1 से। तो 1 से जब हम लोग रखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज? माइनस ये आपका इधर जो है माइनस है ना, माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इंटू एल डी आई बाई डी टी, इस वैल्यू को वहां रख दिए, इंटू डी क्यू। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी क्यू। दैट्स क्लियर? इधर लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस और, डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एल डी आई क्या है? आवेश में परिवर्तन की दर को हम धारा कहते हैं। तो आवेश में भी परिवर्तन, धारा में परिवर्तन तो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसके आवेश में भी परिवर्तन हो रहा है। तो मैं इसको क्या किया, कुछ नहीं किया हूं, देखो डी आई को रख दिया, इस डी टी को इधर रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही बोलूंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा डिप से समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए। एल इज इक्वल टू डी आई, और ये डी क्यू बाई डी टी, धारा में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन की दर को, आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आई। हो गया? अब मेरे भाई संचित ऊर्जा क्या है पता है? संचित ऊर्जा क्या है? किया गया कार्य ही उसमें संचित ऊर्जा के जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन धारा के मान को 0 से लेकर के उसके स्थायी मान तक बढ़ते तक प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही उसकी जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो धारा का मान 0 से आई नॉट, स्थायी मान, पिक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, शिखर मान भी कहते हैं, स्थायी मान तक बढ़ने तक प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। आप ये थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इधर देखिए सब लोग। तो यह कहां से कहां तक हो रहा है हमारा? डी डब्ल्यू 0 से लेकर के आई तक, आई नॉट तक जा रहा है। इधर भी क्या आ जाएगा हमारा? डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, एल आई डी आई, 0 से लेकर के कहां तक? आई नॉट तक। तो ये क्या हो जाएगा? ये उसमें संचित ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसका आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स
एक्स डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट कहाँ है 0 से लेकर के आई नॉट तक, है कि नहीं है। देन u इज इक्वल टू हो जाएगा l, इसको रख दीजिए वैल्यू को डियर स्टूडेंट, अपर वैल्यू को रखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है एल आई स्क्वायर बाई 2। ये क्या है उसमें स्थितिज ऊर्जा, किसी प्रेरकत्व में स्वप्रेरक कुंडली में आपका स्थितिज ऊर्जा का मान होता है एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया जी, अच्छे से सबको नोट कर लेना, ठीक है। और ऊर्जा की मात्रक बता दो मुझे, कार्य हो, ऊर्जा हो, कार्य हो, ऊष्मा हो, ठीक है, ऊर्जा हो, सबका मात्रक एक होता है, क्या वो आप बताइए मुझे। अब चलिए देखते हैं संयोजन। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं संयोजन, या एक काम करते हैं यार, संयोजन को ना नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। जब हम लोग अन्योन्य उत्प्रेरण पढ़ेंगे, उत्प्रेरकत्व पढ़ेंगे, तो वो एक क्लास थोड़ा छोटा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा पढ़ा दिया मैं ऊर्जा, तो ऊर्जा वहाँ नहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ हम लोग संयोजन देख लेंगे। और उसके साथ साथ आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी 2 ही चीज़ देखेंगे, परिनालिका देखेंगे और आपका वृत्ताकार कुंडली देखेंगे, चक्ति देखेंगे, दोनों में उसमें भी हमको क्या निकालना रहता है, स्व उत्प्रेरकत्व निकालना रहता है, तो वहाँ हम लोग संयोजन देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ